स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जीके जीएस की 4 प्रैक्टिस आपको दी जा चुकी है। उसी के क्रम में आज की यह 5वीं प्रैक्टिस होगी। हालाँकि बहुत सारी प्रैक्टिसेज़ जो हैं, वो प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, चाहे वह हिंदी हो, जीके जीएस हो, सीडीपी हो, सभी विषयों की आपको क्रम से जो है प्रैक्टिस आपको प्लेलिस्ट देखिए अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप वहाँ से जाकर जो है सभी विषयों की प्रैक्टिस क्रम से देख पाएँगे। क्योंकि आपको देखिए अभी सूचना मिल गई होगी कि 27,000 से ज़्यादा पदों पर जो है प्राथमिक के लिए नोटिफ़िकेशन आना है। कोर्ट का सीधा आदेश है कि 2 महीनों के भीतर जो है भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। तो देखिए 2 महीने में तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है क्योंकि उससे पहले हो सकता है कि यूपी टेट का नोटिफ़िकेशन सरकार को देना पड़े और सबसे पहले यूपी टेट कराएगी सरकार, उसके बाद जो है आपको 27,000 से ज़्यादा पदों पर सुपर टेट का जो है नोटिफ़िकेशन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए वक़्त हो सकता है आपके पास कम बचा हो, लगातार मेहनत करिए। प्लेलिस्ट में हमने आपको बताया कि बहुत सारी प्रैक्टिसेज़ जो हैं मौजूद हैं, आप वहाँ से जाकर क्रम से सभी विषयों की प्रैक्टिस को फिर से रिवाइज़ कर सकते हैं। बाकी जो प्रैक्टिस आपको दी जा रही हैं इस समय, इसे भी आप लोग देखते रहिए। आइए आज की क्लास को देर न करते हुए शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस शासक के काल में ब्लैक होल की घटना जो है हुई थी? पहले क्वेश्चन के लिए आप लोग उत्तर करेंगे, किस शासक के काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? ऑप्शन ए कह रहा है अली वर्दी खां, बी ऑप्शन में दिया है मीर जाफर, ऑप्शन सी में दिया है सिराजुद्दौला और डी विकल्प में दिया है मीर कासिम। पहले प्रश्न के लिए उत्तर करेंगे आप सभी। बता दें कि देखिए ब्लैक होल की घटना कब घटी? तो देखिए ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को घटित हुई थी। और देखिए आप लोग एक्सप्लेनेशन को जो है ध्यान से सुनते चलेंगे। इस घटना का वर्णन देखिए किसने किया था? तो इस घटना का वर्णन किया था हॉलविड ने। हॉलविड ने हॉलविड नामक व्यक्ति ने किया था। यह घटना बंगाल के क्षेत्र में हुई थी और सिराजुद्दौला ने देखिए फोर्ट विलियम पर कब्जे के बाद जो है 146 लोगों को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें मात्र 23 लोग ही जिंदा बच पाए थे। हॉलविड भी उन 23 लोगों में से एक था। हॉलविड भी उन 23 लोगों में से था जिसने घटना की कहानी जो है लोगों को बताई थी। जबकि आप सभी जानते हैं सिराजुद्दौला के द्वारा प्लासी की लड़ाई लड़ी गई अंग्रेजों की तरफ से देखिए कौन नेतृत्व किया था? तो क्लाइव। जबकि मीर जाफर ने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को, जिसकी वजह से प्लासी का युद्ध जो है सिराजुद्दौला हार गया था। तो देखिए किस शासक के काल में ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सिराजुद्दौला के शासक काल में। चलिए, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन को आप लोग सुनते चलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आइए दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है निम्न में से किस स्थान पर अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था? यह भी क्वेश्चन देखिए महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। निम्न में से किस स्थान पर अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था? वैसे जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं और देखिए प्लेलिस्ट में जीके जीएस की लगभग 60 से ज़्यादा प्रैक्टिसेस मौजूद हैं। इसे देखना बिल्कुल भी आप लोग मत भूलें क्योंकि देखिए वक्त आपके पास नहीं है, इसलिए जो भी प्रैक्टिसेस जो है जिसकी प्लेलिस्ट बनाई जा चुकी है उन्हें आप ज़रूर रिवाइज करिए। चलिए, किस स्थान पर अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था? आगरा में, दिल्ली में, सिकंदरा में या फिर फतेहपुर सीकरी में? तो देखिए वर्ष 1575 में, कब? 1575 में 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण कराया गया था। किसने कराया था? तो अकबर ने। कहाँ कराया था? फतेहपुर सीकरी में। और अकबर के द्वारा देखिए दीन ए इलाही दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म जो है चलाया गया था। किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा।
चलिए आप लोग सुनते चलेंगे और नोट भी करते चलेंगे। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इबादत खाने का निर्माण करवाया था अकबर ने कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। तीसरे प्रश्न के लिए आप लोग उत्तर करेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्न में से सर्वप्रथम कौन यूरोपवासी भारत आए? कौन यूरोपवासी सबसे पहले भारत आए? ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली या फिर फ्रेंच? चलिए तीसरे प्रश्न के लिए उत्तर करेंगे आप सभी। देखिए आप लोग याद रखेंगे पी डी ई एफ। सबसे पहले देखिए पुर्तगाली आए और उसके बाद देखिए डच आए, फिर इंग्लिश आए यानी ब्रिटिश आए और उसके बाद जो है फ्रेंच आए। तो आप इसे याद कर सकते हैं पी डी ई एफ। सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में ही पुर्तगाली गए। उत्तर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। कौन यूरोपवासी सबसे पहले भारत आए? तो पुर्तगाली, और सबसे लास्ट में गए भी पुर्तगाली। चलिए तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पर चलेंगे। चलिए जो हमारे साथी नए हैं चैनल पर, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में क्लास को ज़रूर शेयर करें। वक्त फ़िलहाल आपके पास नहीं है, लगातार मेहनत करिए। हमने आपको बताया कि यह आज की 5वीं प्रैक्टिस है। इससे पहले देखिए इसकी सभी प्रैक्टिस की देखिए इससे पहले बहुत सारी प्रैक्टिस कराई जा चुकी है, उसकी प्लेलिस्ट देखिए बनाई गई है और लगभग सभी विषयों की प्रैक्टिसेस हैं, आपको मिल जाएगी वहाँ पर। आप क्रम से जाकर रिवाइज कर सकते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, सैंधो सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं क्योंकि? 4 विकल्प दिया है। क्योंकि इसकी खोज हड़प्पा में हुई थी। बी कह रहा है हड़प्पा सैंधो नगरों का सबसे बड़ा नगर था। सी कह रहा है हड़प्पा सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और डी कह रहा है इस सभ्यता का प्रारंभ जो है हड़प्पा से हुआ था। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा सैंधो सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं क्योंकि इसकी खोज जो है हड़प्पा में हुई थी। पहला ही आंसर जो है आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए पहला ही उत्तर सही होगा। और सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज जो है वर्ष 1921 में जो है हुई थी। हड़प्पा नगर जो है वर्तमान में पाकिस्तान में रावी नदी के बाएं तट पर जो है स्थित है। कहाँ स्थित है? तो रावी नदी के बाएं तट पर। अभी वर्तमान में हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 के लिए आप लोग उत्तर करेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक जो है कब हुई थी? चलिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए में दिया है 26 जनवरी 1950 को। बी ऑप्शन में दिया है 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन सी में दिया है 9 दिसंबर 1946 को। और डी में दिया है 26 नवंबर 1949 को। तो देखिए बताने की आवश्यकता नहीं है, कई बार जो है इस प्रश्न को लिया गया है। संविधान सभा की पहली बैठक जो है कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इसके देखिए अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, और उसके 2 दिन बाद जो है पुनः बैठक हुई थी, तो उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? राजेंद्र प्रसाद। चलिए अस्थायी अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इसके 2 दिन बाद जो है पुनः बैठक हुई थी, तो इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 26 जनवरी 1950 की देखिए बात करें तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था। 15 अगस्त 1947 की बात करें तो देखिए 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। 26 नवंबर 1949 की अगर हम बात करें, 26 नवंबर 1949 को देखिए हस्ताक्षर जो है संविधान सभा के लोगों ने हस्ताक्षर किए थे।
और कुछ प्रावधान जो है स्वीकार कर लिए गए थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के लोगों ने हस्ताक्षर किए और कुछ प्रावधान जो है स्वीकार कर लिए गए थे। चलिए, 5वें प्रश्न का उत्तर फिलहाल होगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सवाल बना था पिछली बार 69,000 शिक्षक भर्ती में यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। भारत के राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? देखिए, इन प्रश्नों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी। भारत के राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 52 में, बी कह रहा है अनुच्छेद 57 में, सी कह रहा है अनुच्छेद 61 में और डी कह रहा है अनुच्छेद 65 में। देखिए, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? कि भारत का राष्ट्रपति होगा। जबकि देखिए अनुच्छेद 57 जो है पुनर्निर्वाचन की बात करता है। अनुच्छेद 57 जो है पुनर्निर्वाचन की बात करता है, यही आपसे पूछा था। बी आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। जबकि अनुच्छेद 61 की बात करें तो देखिए अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करता है। जबकि अनुच्छेद 65 की बात करें तो देखिए अनुच्छेद 65 जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में बताता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में बताता है, अर्थात राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो है कार्यभार कौन संभाल सकता है? भारत का उपराष्ट्रपति। बी राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? आसान सवाल है। कभी कभी गलतियां भी यहाँ पर होती हैं। लोग यहाँ भारत का राष्ट्रीय पक्षी समझ लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ऐसे प्रश्नों में गलतियों की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? मोर, सारस, कोयल या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है ये। जबकि देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी आपसे पूछा है तो देखिए सारस जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। दूसरा उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय जो है किसका होता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय जो है किसका होता है? चलिए, देखिए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का होता है। और इस समय लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। जबकि भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। चलिए, और राज्यसभा के सभापति इस समय कौन है? चलिए, राज्यसभा के सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़। ठीक है, बी आंसर जो है यहाँ पर सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत यदि राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे कि कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? चलिए, आपको बताना है कि यदि राज्यसभा में कोई प्रस्ताव पारित कर दे तो उस विषय
वह विषय जो है राष्ट्रीय महत्व का हो तो संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ऐसा किस अनुच्छेद के तहत हो सकता है? ऐसा आपसे प्रश्न पूछा है। चलिए प्रश्न को एक बार आप लोग फिर से देखेंगे। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत यदि राज्यसभा में ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे कि कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ऐसा किस अनुच्छेद के तहत हो सकता है? ये आपसे सवाल पूछा है। ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 76 के तहत, बी कह रहा है अनुच्छेद 148 के तहत, सी कह रहा है अनुच्छेद 249 के तहत और डी कह रहा है अनुच्छेद 280 के तहत। देखिए पहले हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 76 की। तो देखिए अनुच्छेद 76 में एजी यानी अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी का प्रावधान है। किसमें? अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का प्रावधान है। किसमें? अनुच्छेद 76 में। और अनुच्छेद 148 की बात करें तो अनुच्छेद 148 में सीएजी का प्रावधान है। जबकि देखिए अनुच्छेद 249 आपका राइट आंसर होगा। राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे कि कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 249 के तहत। अनुच्छेद 280 की बात करें तो देखिए अनुच्छेद 280 जो है अनुच्छेद 280 में देखिए वित्त आयोग का प्रावधान है। वित्त आयोग का प्रावधान है अनुच्छेद 280 में। यहाँ पर उत्तर आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। चलिए ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, चाहे वह यूपी टेट हो या आपका सुपर टेट हो। दसवें क्वेश्चन के लिए आप लोग उत्तर करेंगे। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति के रूप में क्रम कौन सा है? अर्थात द्रौपदी मुर्मू जो हैं किस क्रम की जो है राष्ट्रपति हैं, अर्थात इससे पहले कितने राष्ट्रपति हुए हैं और इस समय द्रौपदी मुर्मू जी का जो है क्रम कौन सा है, ऐसा आपको बताना है। चलिए क्या वह 12वें क्रम की राष्ट्रपति हैं, 13वें क्रम की राष्ट्रपति हैं, 14वें क्रम की राष्ट्रपति हैं या 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं? इससे पहले देखिए राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जो कि 14वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। और द्रौपदी मुर्मू जो हैं इनका क्रम कौन सा है? तो 15वां है। सवाल पूछ सकता है आपसे। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए आज भी 10 ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया था। वैसे आप देखेंगे तो लगभग 15-20 प्रश्नों को लगभग लिया गया था, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे तो लगभग 20 प्रश्न जाकर बैठते हैं। तो इसे अगर आपने आज देख लिया तो निश्चित रूप से यहाँ से 2-3 सवाल सीधे ही आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाएंगे। और देखिए ये आंसर की है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और लास्ट में आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। देखिए 27,000 से ज़्यादा पदों पर देखिए नोटिफिकेशन आना है। आप लोग तैयारी जो है अपनी नियमित रूप से जारी रखें। और हमने आपको बताया कि प्लेलिस्ट में बहुत सारी जो है प्रैक्टिसेस मौजूद हैं, उसको देखना बिल्कुल आप लोग ना भूलें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।